Hello everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is the Sisraeli series that's going on this channel जिसमें हम आपकी जो साइकोलॉजी बाय सिसरेली की बुक है सो वी आर कवरिंग चैप्टर 1 to chapter 15. If you are new to the channel or if you have missed out any of the videos related to this series, you can simply click on the description box. वहाँ पे मैंने इस सीरीज की प्लेलिस्ट का एक लिंक डाला हुआ है. आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, द होल प्लेलिस्ट विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ पे सारी वीडियोस एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आई हैव ऑलरेडी अरेंज दैट. ठीक है, सो वी हैव कवर्ड चैप्टर 1 to chapter 5. चैप्टर 6 के भी हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. पार्ट 1 में ऑन फ्राइडे वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज मेमोरी, द फंक्शंस ऑफ मेमोरी, द 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी जो हर एक गेट क्वेश्चन में पूछा जाता है. ठीक है, then the second part that was yesterday on Monday, we talked about the models of memory. So that was a long discussion but a fruitful one, right? So this is part 3 of chapter 6 and आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. What all things we'll be talking about? Today we will talk everything about retrieval. So retrieval भी एक important process है ना भाई. जितना कोई भी इंफॉर्मेशन याद करना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन आप अपने मेमोरी स्टोरेज सिस्टम से रिट्रीव करो, ताकि सपोज फॉर एग्जांपल येस्टरडे you learned everything about the models of memory and today you have an exam related to that. तो आपने अपनी मेमोरी में तो वो बात डाल ली, बट नाउ यू ऑल्सो हैव टू टेक दैट बात आउट ऑफ योर मेमोरी. दैट प्रोसेस इज नोन एज रिट्रीवल, वेयर इन यू आर trying to take the information out of your memory so that you can actually use it, है ना. सो रिट्रीवल के बारे में बात करेंगे. नाउ रिट्रीवल कैन बी इन 2 ways. 2 तरीकों का रिट्रीवल हो सकता है. रिट्रीवल कैन ईदर बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉल और रिट्रीवल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन. नाउ रिकॉल और रिकॉग्निशन को सिंपली समझने के लिए एग्जाम्पल से समझेंगे. रिकॉल इज लाइक योर फिलअप्स, ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं. सो दोज क्वेश्चंस रिक्वायर रिकॉल and recognition is like the MCQs or the MSQs, the multiple select questions that we have. These are known as recognition questions or the true and false questions that we have. तो जो क्वेश्चंस आपके फिलअप्स फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, दे रिक्वायर अ काइंड ऑफ रिट्रीवल दैट इज नोन एज रिकॉल. तो रिकॉल में क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन पुल आउट करनी है अपनी मेमोरी से. द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी पुल्ड आउट ऑफ द मेमोरी, है ना. और इस केस में जो क्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, क्यूज, व्हाट आर नोन एज क्यूज? क्यूज आर नोन एज हिंट्स. इफ यू ऑल रिमेंबर, बहुत छोटे क्लासेस में लाइक 3rd और 4th स्टैंडर्ड में we used to mug up our answers, most of us, है ना, as students. So हम क्या बोलते थे टीचर को या जो भी हमें वो क्वेश्चन आंसर याद कराते कि बस फर्स्ट वर्ड बता दो फिर सारा आंसर याद आ जाएगा. सो दैट फर्स्ट वर्ड एक्टेड एज अ क्यू और एज अ हिंट फॉर अस. So in case of recall, these cues or these hints which are the external supports, these are very few, है ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया. दैट फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ मेमोरी दैट वाज गिवन बाय एटकिंसन एंड शिफ्रिन and you have to write a full essay on that thing. So you do not have much cues that are present in your question में बस एक ही क्यू है आपके पास, वो है कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने जो मॉडल दिया था उसके ऊपर लिखना है. बाकी सारी चीज आपको अपने मेमोरी से खुद रिट्रीव करनी है recall करके. So that is one of the ways that you retrieve information via recall. The another way that you can retrieve information is via recognition. तो recognition में ये जो external cues होते हैं या जो हमारी hints होती हैं, they are there, okay? They are in plenty because for example now the MCQ says that the information processing model was given by whom, and there are 4 options also, A, B, C and D, and one of the options says Atkinson, Shiffrin, other says Miller and George Miller, other says Sigmund Freud, other says Crick and Lockhart. ठीक है, तो अब आपको सिर्फ
करेक्ट आंसर रिकॉग्नाइज करना है. यू डू नॉट नीड टू रिकॉल द करेक्ट आंसर फ्रॉम स्क्रैच एज इट वाज इन द एसे क्वेश्चन. हियर यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज कि इनमें से कौन सा वो सही इंफॉर्मेशन है. सो रिकॉग्निशन इज बेसिकली एन एबिलिटी दैट यू हैव to match a piece of information or any stimuli to the image or to the fact that is already stored in your memory. तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैच करना है. रिकॉल में आपको पूरा स्क्रैच से उस चीज को बाहर लेके आना है. ओके, सो दीज आर द टू वेज वाया विच द रिट्रीवल कैन हैपन. ऑफ कोर्स नाउ ये सब समझने के बाद क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा रिट्रीवल मेथड ज्यादा डिफिकल्ट होगा? थिंक अबाउट इट अ लिटिल. Okay, very good. So the retrieval method of recall is a little slightly difficult than recognition, because recall mein we have lesser cues or lesser hints. All right, now we will also talk about certain terms that are related to this concept of retrieval. One of this term is known as encoding specificity. और ये मैं ऐसा बोल के कह रही हूँ कि ये कुछ टर्म्स हैं, दैट डजंट मीन दैट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन टर्म्स के ऊपर एमसीक्यूज बन के आते हैं सीधे के सीधे. सो व्हाट इज एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी? एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी ये होता है बेसिकली हमारी मेमोरी की एक टेंडेंसी है कि कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो आप रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो उसका रिट्रीवल जब ज्यादा इंप्रूव होगा जब वो कंडीशन आपके सिमिलर हो अंडर विच दैट इंफॉर्मेशन वाज एक्चुअली एनकोडेड. तो कभी कभी होता है ना, हम लोग एज ह्यूमंस करते हैं कि यार वो बात याद नहीं आ रही, अभी तो थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट थिंग. सो समबडी इन अराउंड अस टेल्स अस कि जहां पे वो बात पहले सोची थी उसी जगह पे चले जाओ, तुम्हें याद आ जाएगी, है ना. एंड वी गो टू दैट प्लेस एंड एक्चुअली इट हैपेंस कि वो चीज हमें याद आ जाती है ना. सो दैट इज बिकॉज ऑफ एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी. Encoding specificity says that if your retrieval conditions, the condition under which you are retrieving, are similar to conditions of encoding, okay, are similar to your encoding conditions, then what happens? The retrieval actually improves. Okay, the retrieval improves. So this is what encoding specificity is, कि जिस प्लेस पे जिन कंडीशंस के अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन एनकोड की है, मेमोरी में डाली है, उन्हीं कंडीशंस को अगर आप फिर से रिक्रिएट कर सको या वैसी ही सिमिलर कंडीशंस आपके अराउंड हो तो आपका रिट्रीवल जो है वो बेटर हो पाएगा. दैट इज नोन एज योर रिट्रीवल, योर एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी. अब एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी से ही रिलेटेड आपके दो टाइप की लर्निंग होती है. वन इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग. आई होप यू गाइज आर ऑल्सो राइटिंग अलोंगसाइड एंड मेकिंग योर नोट्स. Another one is known as state dependent learning. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी भी कोई चीज होती है, यानी कि जो हमारी एनकोडिंग की कंडीशंस हैं वो अगर सिमिलर हो जाए टू व्हेन आई एम गोइंग टू रिट्रीव समथिंग फ्रॉम माय मेमोरी, देन माय रिट्रीवल एक्चुअली इंप्रूव्स. तो जो एनकोडिंग की कंडीशंस है वो तो दो सिचुएशंस में डिवाइडेड हो सकती है. वन इज द एनवायरमेंट दैट आई एम इन, दैट इज योर कंटेक्स्ट, and another one is the emotional state that I am in, that is your state dependent. So therefore here we will talk about these two things. एक आपकी learning हो सकती है जो context के ऊपर depend कर रही है और एक आपकी learning हो सकती है जो आपके state के ऊपर depend कर रही है. So context dependent learning is basically related to the physical surroundings, your physical surroundings. ठीक है, तो आपकी क्या physical surroundings हैं when you are learning will actually become a cue for retrieval. Cue for retrieval. So suppose आप कई बारी ऐसी चीजें देखी गई है that if a child is sitting in a particular classroom और उस classroom में teacher, suppose this is classroom A and the teacher, chemistry teacher is teaching the chemistry lectures and formulas and everything in this classroom A. तो ये क्या हुआ, ये एक फिजिकल सराउंडिंग है, एक कॉन्टेक्स्ट है व्हेन द स्टूडेंट इज लर्निंग समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री. एंड सपोज नाउ वी हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट और द टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री ओनली.
So if we make the student to sit in this classroom A itself while giving the test, there are higher chances कि उसके पास जो cues होंगे retrieval के वो ज़्यादा होंगे. Maybe teacher classroom में है और उन्होंने उसी classroom से related कुछ example देके chemistry के बारे में पढ़ाया, so the child will have a cue related to it. ठीक है, so वो होती है context dependent learning जो basically हमारे retrieval में help कर रही है. सो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग में यही कहना चाह रहे रिसर्चर्स कि आपके लर्निंग के वक्त जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, if during retrieval you are in the similar physical surroundings, then those physical surroundings act as a cue for your retrieval. ठीक है, so physical surroundings a person is in when they are actually learning a particular information, that physical surrounding becomes a cue for retrieval later on if they are in the similar physical surrounding. Done. Another type of learning is known as state dependent learning. State dependent learning is related to our emotional states. ठीक है, हमारे जो इमोशनल स्टेट्स होते हैं लाइक बीइंग सैड, बीइंग एंग्री, बीइंग हैप्पी, ओके, सो द मेमोरीज दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट और अ पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट. तो यहाँ पे हम दोनों चीजों को कंडीशन इंक्लूड कर देंगे. आपके इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्टेट्स को भी इंक्लूड करेंगे एंड आपके फिजिकल या फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को भी इंक्लूड करेंगे. सो वो मेमोरीज जो हमारे साइकोलॉजिकल या इमोशनल स्टेट्स के दौरान या एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट के दौरान बनी है, these memories will actually be easier to remember or recall when you are again in the similar state. तो फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा फिजिकली इल हो, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ लूज मोशंस, एंड इफ ड्यूरिंग दैट टाइम you learn something, then according to research, this is not what I am saying, this is what research is quoting, ठीक है, according to research our recall becomes easier. Recall becomes easier when we are again in that same physical state of loose motions. So recall easier when again the state is similar. ओके, या फिर आप बहुत ज्यादा सैड हो, बहुत इमोशनल हो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर लर्निंग समथिंग, तो अगेन द recall of that particular theory that you learned when you were sad, the recall of that theory would be easier when again you are in a sad state. So that is what state dependent learning is. So this was something that was again related to retrieval only and specifically related to this एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी ऑल्सो. ठीक है, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि आपके अगर रिट्रीवल के कंडीशंस सिमिलर होंगे टू द कंडीशंस व्हेन यू एक्चुअली एनकोडेड सम इंफॉर्मेशन, देन योर रिट्रीवल विल बी improving, and the conditions could be related to the physical surroundings or the context. The conditions could be relating to your physiological states or your psychological states, that is state dependent learning. Clear? So this was a little about retrieval. Let's talk a little more about retrieval. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट जो होता है रिट्रीवल से रिलेटेड वो होता है टॉट फिनोमिनन. Now, what is this taught phenomenon? I'm sure all of you must have experienced this. This is known as tip of the tongue phenomenon. Okay, this taught phenomenon is टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन. तो टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन में क्या होता है, कभी कभी आपको लगता है ना कि बात बिल्कुल गले तक आ गई है पर याद नहीं आ पा रही है, यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू स्पीक इट आउट बट यू एग्जैक्टली हैव इट समवेयर, है ना. ऐसा होता है ना कि यार गले तक बात आ गई पर निकल नहीं पा रही है क्या है. सो दैट phenomenon is known as taught phenomenon or tip of the tongue phenomenon, wherein sometimes it happens that your answer seems very close. The answer to whatever question has been asked to you, that answer seems very very close to your conscious thought. Okay, कि conscious में आने ही वाला है. ओके, एज इफ इट फील्स कि यार गले तक बात आ गई है, जुबान पे बात आ गई है. सो दैट जुबान पे बात आ गई है मीन्स कॉन्शियस लेवल पे आपको ऐसा लगता है, मतलब आपको फील होता है दैट योर आंसर और वट एवर यू वॉन्टेड टू से इज वेरी क्लोज टू द लेयर ऑफ योर कॉन्शियस थॉट, बट समटाइम्स यू आर having problem somehow in actually retrieving it. Now, why you are having problems in retrieving, we'll talk about it when we will be talking about forgetting. ठीक है. Another thing that is related to retrieval is known as serial possession effect. ठीक है, this is very very important. A lot of questions get asked from serial possession effect. पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो encoding specificity था, then this taught phenomenon and now serial possession effect.
नाउ सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या होता है? ये एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन that is there either at the beginning of the list or at the end of the list. Okay, I'm saying list for our convenience. Okay, so suppose आपको कोई list याद करने के लिए दी हुई है, list of words. So according to research it has been found out कि कोई भी information जो उस list के beginning में होगी या उस list के end में होगी, that information will be remembered more accurately. ओके उस इंफॉर्मेशन को हम ज्यादा एक्यूरेटली याद करेंगे एज कंपेयर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन द मिडल ऑफ द लिस्ट. ओके, इंफॉर्मेशन इन मिडल ऑफ लिस्ट इतना ज्यादा याद नहीं रहेगा जितना इंफॉर्मेशन जो उस लिस्ट के स्टार्टिंग में था और उस लिस्ट के एंड में था याद रहेगा. दिस इज नोन एज द सीरियल पोजीशन इफेक्ट, कि कैसे हम कुछ वर्ड्स को प्लेस कर रहे हैं इन अ लिस्ट will actually determine how well I am able to retrieve certain words and how well I am not able to retrieve certain words. तो ये बिगिनिंग और एंड क्या होता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट में? दो चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं. एक चीज होती है प्रेमिसी इफेक्ट और दूसरी चीज होती है रीसेंसी इफेक्ट. So these are the two things that we include in the serial position effect, primacy effect and recency effect. What is primacy effect? The beginning of list. Okay, जो वर्ड्स आपकी लिस्ट के बिगिनिंग में है उनको आप ज्यादा बेटर याद रख रहे हो. एंड रीसेंसी इफेक्ट इज द एंड ऑफ लिस्ट. The words that are there towards the end of the list, you are more able to recall them. And together these things are known as serial position effect, कि जो words आपके लिस्ट के स्टार्टिंग में होते हैं या जो वर्ड्स आपके लिस्ट के एंड में होते हैं, यू आर मोर एबल टू रिकॉल देम बेटर एज कंपेयर टू द द इंफॉर्मेशन और द वर्ड्स दैट आर देयर इन द मिडल ऑफ द लिस्ट. क्यों? क्योंकि ओवर टाइम क्या होता है, आपने स्टार्टिंग में वो लिस्ट पढ़ा तो वो चीज आपके दिमाग में रह गई, लास्ट तक आप गए तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो भी आपके दिमाग में रह गए, बट जो बीच के वर्ड्स थे दैट समहाउ गॉट जम्बल्ड अप इन बिटवीन. सो दिस इज द सीरियल पोजीशन इफेक्ट दैट इज अगेन रिलेटेड टू आवर रिट्रीवल ओनली. ठीक है, तो आई होप द रिट्रीवल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर नाउ. द टू थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन रिट्रीवल, कि रिकॉल हो सकता है और रिकॉग्निशन भी हो सकता है. देन द थ्री टर्म्स, वन वाज एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, कैसे उसमें कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग दोनों इंक्लूडेड है. Your taught phenomenon, and finally your serial position effect, wherein we include the primacy effect also and the recency effect also. Now one more thing that I wish to discuss with all of you today is known as automatic encoding. ठीक है, now what is this automatic encoding? Encoding तो आपको पता ही है already. What is encoding? When you are trying to put any information from the environment into your memory storage system, that process is encoding. But what is this ऑटोमेटिक एनकोडिंग? ऑटोमेटिक एनकोडिंग क्या होता है कि जब आपके इन्वायरमेंट से आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन जो है LTM में एंटर करती है विद लिटिल एफर्ट, ओके, विद लिटिल और एक्चुअली नो एफर्ट एनकोडिंग, नो एफर्टफुल एनकोडिंग. तो उस एनकोडिंग में जो है ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, दैट इज ऑटोमेटिक एनकोडिंग. अब जो आप अभी एनकोडिंग कर रहे हो, यानी कि वट एवर वी आर स्टडिंग राइट नाउ, दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ एनकोडिंग, दैट फ्रॉम योर सेंसेस यू आर हियरिंग दिस, यू आर रीडिंग दिस, probably you are writing this and you are trying to put it into your long term memory storage system. But here you have to put in a lot of effort, है ना. कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना पड़ता है इन टर्म्स को, एग्जाम्स आने से पहले MCQs प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, फिर रिविजन करना पड़ता है, बुक्स रीड करनी पड़ती हैं, वीडियोस देखनी पड़ती हैं. सो यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली एनकोड दिस इंफॉर्मेशन. बट ऑटोमेटिक एनकोडिंग एक ऐसी टाइप की एनकोडिंग होती है जहां पे इन्वायरमेंट से आने वाली इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, नॉट इवन द शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी, रादर इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी इट एंटर्स विद ईदर बहुत ही कम एफर्ट इन एनकोडिंग और नो एफर्ट इन एनकोडिंग एट ऑल. ठीक है, यहाँ पे ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है भाई, ये तो बड़ा जादुई काम हो जाएगा अगर हमें ऑटोमेटिक एनकोडिंग करनी आ जाएगी तो, है ना. वी स्टूडेंट्स, आवर बर्डन विल बी सो लेस if we know how to do automatic encoding. So what are the characteristics of this information that enters in our LTM with little or no effortful encoding? So ऐसी information जो है वो बहुत vivid होनी चाहिए, बहुत detailed होनी चाहिए, and usually this is associated with events that are highly emotional. तो जो events हमारे highly emotional होते हैं nature में, that are very very
that are having very strong emotional associations for a person, that are very detailed and very vivid, वैसी information automatically encode होती है. For example, a highly emotional event could be, say, the first time that you had your surprise birthday party. तो आपकी फर्स्ट टाइम जो सरप्राइज बर्थडे पार्टी हुई थी, दैट वाज योर फर्स्ट पार्टी, दैट फर्स्ट एवर पार्टी इन फैक्ट, दैट वाज सेलिब्रेटेड एट सच अ बिग लेवल. तो ये क्या है, ये आपके लिए एक इमोशनल इवेंट बन जाएगा. तो ये इमोशनल इवेंट को एक्चुअली याद रखने के लिए आपको बहुत एफर्ट पुट इन नहीं करना पड़ेगा, इजंट इट? यू डू नॉट हैव टू सिट एवरी डे एंड लर्न अबाउट इट कि अच्छा इस पर्टिकुलर डेट पे ऐसी बर्थडे पार्टी थ्रो हुई थी, वहाँ पे ऐसे बलून्स लगे हुए थे, मुझे ऐसे गिफ्ट्स मिले थे, या ये पर्टिकुलर लोग मुझसे मिलने आए थे, या इस जगह पे वो पार्टी थी. यू डोंट हैव टू एक्चुअली पुट इन ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स. Rather, what will happen, automatic encoding of this event will happen, because this event is highly emotional in nature for you. You are associating a lot of emotions and strong emotions to this event, and hence whatever you will remember will be very vivid and very detailed. Itna detailed और इतना vivid होगा वो कि whenever you are going to remember the surprise birthday party, say after 10 years also, when you will remember it, you will feel as if अभी भी आप उस मोमेंट को फिर से रीलिव कर रहे हो. इतने डिटेल में आपको सब कुछ याद रहेगा. यू विल रिमेंबर हाउ द डेकोरेशन वाज, व्हाट गिफ्ट्स यू गॉट, हु थ्रू दैट सरप्राइज पार्टी, कौन कौन लोग आए थे उस पार्टी में. यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ दीज विदाउट एक्चुअली पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दैट एनकोडिंग. तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है ऑटोमेटिक एनकोडिंग का? एग्जाम्पल है फ्लैश बल्ब मेमोरी. अब इसको हम फ्लैश बल्ब मेमोरी क्यों कहते हैं? इसी रीजन से कहते हैं कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो इतने डिटेल्ड मैनर में स्टोर्ड होती है, इतने विविड मैनर में स्टोर्ड होती है, इतने डिस्क्रिप्टिव मैनर में स्टोर्ड होती है, दैट जस्ट लाइक अ फ्लैश बल्ब यू रिमेंबर एवरीथिंग वेरी क्विकली. जैसे फ्लैश बल्ब एक सेकेंड में जल के हर एक चीज दिखा देता है, वैसे ही फ्लैश बल्ब मेमोरी में क्या हो रहा है, दैट एज सून एज समबडी सेज कि आपको 10th क्लास में एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी मिली थी, टेल मी समथिंग अबाउट इट. So in a flash you will be able to tell everything about that birthday party in a very very detailed manner. Why? Because it was a highly emotional event, and वहां पे हुआ क्या, वहां पे ऑटोमेटिक एनकोडिंग हो गई. इसीलिए आपको जो है ज्यादा एफर्ट पुट इन नहीं करना पड़ा उस एनकोडिंग के लिए, और सब कुछ जो है एक ऑटोमेटिक तरीके से होता चला गया. सो दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक एनकोडिंग. और इसमें एग्जाम्पल क्या कोड कर सकते हैं हम कर सकते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी का एग्जाम्पल कोड. ठीक है. Another thing that we can also discuss today is known as constructive processing. Again, a very important term. Lot of times in exams it has been asked, especially the masters entrances and UGC net exams. Constructive processing के साथ एक नाम associated है जिसको हम बोलते हैं Elizabeth Loftus. Okay, Elizabeth Loftus is also a name that is associated with eyewitness testimony. Just an additional information that I am giving you guys so that it can help you in your exams. Okay, so Elizabeth Loftus is a name associated with eyewitness testimony also and with constructive processing also. Eyewitness testimony होती क्या है कि कोर्ट में कोई भी अगर क्राइम हुआ है कहीं पर भी, तो कोर्ट में आई विटनेस बुलाए जाते हैं कि भाई आप वो विटनेस हो जिसने उस क्राइम को होते हुए देखा था. सो यू नीड टू कम एंड गिव अस योर टेस्टिमनी कि आपने एक्चुअली वहां पे क्या चीजें देखी. दैट इज नोन एज आई विटनेस टेस्टिमनी. सो एलिजाबेथ लोफ्टस ने बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग में बोला क्या था कि जब भी हम मेमोरीज को रिट्रीव कर रहे होते हैं, ओके, व्हेनेवर देयर इज अ रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज in which the memories are actually, what happens, these memories get influenced by new informations. So इन्होंने constructive processing को explain ही eyewitness testimony के through किया था कि जैसे eyewitness आते हैं कोर्ट में, ठीक है, अब उनके पास एक certain set of memory है already, है ना. they have a set of memory that is pre-existing. जो उस दिन जब crime हुआ था उन्होंने जो चीजें देखी उसका memory उनके पास already set है. But when they come to the court room, there are different lawyers, है ना, अलग अलग दोनों पार्टीज के lawyers present होते हैं, and these lawyers are talking certain things with the witness, है ना. ये lawyers क्या करते हैं, witness के साथ बातें कर रहे होते हैं,
एंड उन बातों में क्या होता है, विटनेस को कुछ न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है उस क्राइम के बारे में. दे गेट टू नो सर्टेन न्यू थिंग्स, they get to know certain new suspects, certain new people that the police has doubt on कि ये भी suspect हो सकते हैं crime में. तो ये जो न्यू इंफॉर्मेशन इस विटनेस को मिलती है, ये न्यू इंफॉर्मेशन उस विटनेस के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी सेट को क्या कर देते हैं, उस मेमोरी सेट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, सच दैट जब वो एक्चुअली अपनी विटनेस देने आते हैं तो दे देमसेल्व्स गेट कंफ्यूज कि एक्चुअली क्या देखा था, है ना, एंड दे गेट स्वेड अवे विद द न्यू इंफॉर्मेशन दैट दे हैव जस्ट बीन टोल्ड अबाउट. So therefore Elizabeth Loftus said that eyewitness testimony cannot be trusted upon very accurately, because the witness actually is very susceptible to constructive processing. क्योंकि यहाँ पे क्या है, विटनेस अपनी मेमोरी को एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कर रहा है. मेमोरी को कंस्ट्रक्ट किस इंफॉर्मेशन से कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है विद दिस न्यू इंफॉर्मेशन दैट दे आर गेटिंग इन द कोर्ट रूम और एल्सवेयर ऑल्सो. दिस इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द कोर्ट रूम बट एल्सवेयर ऑल्सो. सपोज मैंने आपको अभी एक कहानी सुनाई, ठीक है, आई टोल्ड यू सम स्टोरी एंड आई टेल यू कि ये स्टोरी जाके आप बाकी क्लासेस में सुना के आ जाओ, and in between you meet certain people or you read certain books and you get some new information also, and when you go to that other class and you begin reciting the story that I told you, maybe आपका जो memory storage उस वक्त बना था वो बीच में जो जो चीजें हुई उन न्यू इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा ऑल्टर हुआ, एंड ऑल्टर होने की वजह से आपने अपनी मेमोरी क्या करी, कंस्ट्रक्ट करी. यू गॉट इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग, बिकॉज ऑफ विच द स्टोरी दैट यू टोल्ड हैड अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन्स. ठीक है, वो ओरिजिनल स्टोरी से मैच नहीं करी. सो अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव आल्सो प्लेड गेम्स लाइक चाइनीज विस्पर, है ना, बहुत बच्चे खेलते हैं ये गेम चाइनीज विस्पर. तो ये जो चाइनीज विस्पर का गेम होता है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द एग्जैक्ट नेम दैट इज देयर, बट समथिंग लाइक दिस वाज द गेम दैट वाज देयर. चाइनीज विस्पर में जहाँ पे एक इंसान कुछ वर्ड दूसरे इंसान को कहता है, देन दैट पर्सन हैज टू से द सेम एग्जैक्ट वर्ड टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम, and then ये chain चलती रहती है, and then we see if the last person says the same word as the first person, and often we see it's not true. What is happening over there? We are constructing our memory. Whatever we are able to understand, what new information we get influenced by all of these things, and constructive processing happens. ठीक है, so this is what Elizabeth Loftus wanted to talk about, and she used the concept of eyewitness testimony to talk about all of these phenomenons. ठीक है. So these are some of the important things that I wanted to talk about within the topic of retrieval. अब आप सबके लिए, all the viewers of Mind Review who have been following the series of Sisraeli very religiously, thank you so much for watching it and also being committed towards your own goal. Or if you are new to the channel and you are watching this video for the very first time, there is a little homework that I want to give all of you today. और वो होमवर्क इस रिट्रीवल के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है. 3 टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं चाहती हूँ दैट यू गाइज ओपन योर सिसरेली बुक्स. ऑल दोज हु विल से कि मैम सिसरेली बुक नहीं है, तो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द PDF और बुक. एंड अगेन डू नॉट आस्क फॉर द बुक प्लीज इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जो कम्युनिटी टैब पोस्ट है इस चैनल का उस पे मैं बुक की जो ड्राइव लिंक है ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ. सो डू मेक लिटिल बिट एफर्ट्स, गो टू द कम्युनिटी टैब पोस्ट एंड फाइंड दैट ड्राइव लिंक. ओके, तो होमवर्क क्या है, सिसरेली बुक खोलनी है और उससे 3 टर्म्स को डिफाइन करना है आपको. द फर्स्ट टर्म इज नोन एज हाइंडसाइट बायस. द सेकेंड टर्म इज योर मिस इन्फॉर्मेशन बायस. ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन बायस. एंड द थर्ड टर्म इज नोन एज false memory syndrome. So ये जो 3 terms है, I want you guys to open up your Sisraeli books, the chapter 6 memory chapter, और इस chapter में जाके आप ये 3 terms को locate कीजिए, hindsight bias, misinformation bias and the false memory syndrome, and write down either in the comment section, या तो आप comment box में इन 3 terms की definition मुझे लिख के बताइए या आपने क्या समझा. Either you can write their definition that is there in the Sisraeli book or your understanding. Okay, अपने language में भी आप लिख सकते हैं whatever you have understood from these concepts. Either you can comment down below or you can email your answers to me. The email is mindreview
121@gmail.com। ठीक है, ये आपकी ईमेल आईडी है जिस पे आप लोग अपने आंसर्स भेज सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। दीज आर द ओनली 3 terms that I'm asking you guys to talk about, to read about, and to write about in your own words. If you can think of any example, then bonus point, hooray, surprise surprise। ठीक है, कोई एग्जाम्पल आप इन तीनों टर्म से रिलेटेड सोच पा रहे हो जो आप अपने एवरीडे लाइफ में रिलेट कर सकते हो जिससे, तो यू कैन ऑल्सो कोट दैट एग्जाम्पल। ठीक है, these last 2 things that are there na, misinformation bias and false memory syndrome, these are actually memory retrieval problems, कि जहाँ पे आपको memory से information retrieve करने में problem आती है। okay, and hindsight bias, you guys will read about it and tell me what is it। okay, तो ये छोटा सा होमवर्क है, प्लीज डू इट, लेट मी सी कौन कौन करता है, कौन सबसे पहले करता है, and this will be one way in which you would be also contributing towards your own learning। ठीक है, so that is it for this video। I hope you guys have learned something new today। If yes, then do subscribe to the channel, share it with your friends and family, and like the video। We'll meet tomorrow with another part of chapter 6। Bye bye।